दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। खबर क्या है? क्या खबर हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है या महज सच्चाई के साथ बयान करना? क्या सनसनी खबरियत पर मबनी हो सकती है? क्या खबर डेस्क पर बैठकर बन सकती है? क्या खबर महज इंफरादियत पर मबनी होती है या इंफॉर्मेशन भी खबर होती है? क्या खबर दर दर ख्वारी और भटकने से हासिल होती है? क्या खबर रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और खोज का समर होती है? क्या खबर माइक उठाकर इंटरव्यू करने से मिलती है? खबर सच को पेश करने का एक सफर है। खबर मसाइल की निशानदही का नाम है या मसाइल के हल के लिए पैदा की जाने वाली अवेयरनेस? क्या खबर हैवानों से निकलती है या कहवाखानों से? खबर एक सलीका है जिसके जरिए हम बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रेहान जहांगीर खान दलील के साथ के एक नए एपिसोड के साथ। आज का टॉपिक भी हमारा इंटरनेशनली है, जो इश्यूज चल रहे हैं और जिस तरह के कोल्ड वॉर जो है हमें दिखने में नज़र आ रहा है। जैसे ही अमेरिका के इलेक्शन जो है वो करीब आ रहे हैं, बहुत जल्द ही ट्रम्प के दूसरे टर्म इंतखाबात में वो हिस्सा ले रहे हैं। दूसरे टर्म की उनकी बारी अब आएगी कि नहीं आएगी, जहाँ तक एक्सपेक्टेड है और हम पॉलिसीज़ या एक सिनेरियो देख रहे होते हैं अमेरिका के पॉलिटिक्स का, तो एक्सपेक्टेड है कि उनकी दूसरी बारी भी आएगी। दूसरे जो भी कैंडिडेट्स हैं अगर उनमें दम हो ना हो, लेकिन एक तसलसल जो है वो 8 साल के जारी रहेगा प्रेसिडेंट का। ट्रम्प का अंदाज़े बयां और कुछ गुफ्तगू में जो तब्दीली आई है पिछले 2-3 महीने से जब से इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो है जन्म ले रहे हैं। स्पेशली चाइना के हवाले से जो उनकी एक एग्रेसिव ट्यून है आजकल, और कोरोना को लेकर जिनके बारे में पर्सनली मैं कहूँगा कि उनको इतनी नॉलेज नहीं है, और जितने स्टूपिड और जितने किस्म के हकमाना किस्म के डिसीजन उन्होंने अपने मुल्क के लिए लिए थे और जितनी हंसी मजाक उन्होंने कोरोना में की है, तो मेरे ख्याल में ही वाज द मोस्ट नॉन सीरियस पॉलिटिशियन द वर्ल्ड हु वाज टेकिंग जो कि ये अपना कोरोना वायरस था उसको बिल्कुल इजी वो जो है ले रहे थे। UNGA आजकल सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है तमाम मीडिया में। आज भी काफ़ी ज़्यादा उसमें तकारीर हुई, और एंड पे आऊँगा इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने जो तकरीर की है उसके ऊपर एंड पे आऊँगा। लेकिन अभी जो हॉट इशू चल रहा है आजकल का वो है जनाब कि जब चाइना और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं तकरीर के बाद। अमेरिका के सदर ने पहले तकरीर की और उन्होंने चाइनीज़ जो वायरस था, यानी कि जो कोरोना था, उसको टैग लाइन बना दिया अपना चाइनीज़ वायरस का, जिसपे चाइना काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, गुस्सा भी है, और चाइना को कोरोना वायरस का जिम्मेदार ठहराते हुए उनको पूछने का कहा गया कि उनके ऊपर केस होना चाहिए और दुनिया के तमाम ममालिक को उनसे पूछना चाहिए। जबकि जवाब में चाइना भी काफ़ी एग्रेसिव हुआ है, और चाइना ने भी वाज़ी तौर पे कह दिया है कि अमेरिका अब आपकी तरफ से बहुत बस हो गई है, अब आप सुकून से रहने दें, और आप ऑलरेडी दुनिया में जो है दहशत फैला रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसले बना रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि आप अपने काम से काम रखें और हमें ना चढ़े। और जवाबन उन्होंने US कॉन्सुलेट और जितने डिप्लोमेट्स हैं उन पर पाबंदियां भी लगा दी, उनके मूवमेंट्स पे, उनके सोशल मीडिया यूजेज पे, और उनके वहाँ पर जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें चाइना के अंदर हांगकांग और चाइना दोनों में उन्होंने वो पाबंदियाँ लगा दी है। जवाबन मैंने भी थोड़ा बहुत सुनने में आ रहा है कि इंडिया की तरह अमेरिका भी बेबस है चाइना के आगे और टिकटॉक ही बैन कर सकता है, और अमेरिका में भी टिकटॉक बैन करने की बातें हो रही हैं। इससे अलावा चाइना और अमेरिका और कुछ कर नहीं सकता। वजूहात क्या है कि अमेरिका हमेशा चाइना को हर फॉर्म पे टारगेट किए जा रहा है? क्या इसकी वजह
BRI तो नहीं है, या इसकी वजह सीपेक तो नहीं है, या इसकी वजह चाइना की बढ़ती हुई इकोनॉमी और कोरोना के बाद चाइना की तकरीर में जिस तरह कहा गया कि हम इकोनॉमी को, ग्रीन इकोनॉमी को ग्रोथ देंगे, इसके अलावा पोल्यूशन को जो ख़त्म करेंगे, क्या ये सारी चीज़ें अमेरिका की आंखों में चुप तो नहीं रही है, या जो रीजनल पॉलिटिक्स है एशिया की, उसमें चाइना की इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस और अमेरिका की मुदाखलत सिर्फ इंडिया तक महदूद हो जाना? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बिलाल इफ्तिखार साहब, दिफाई तजिया निगार भी और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर भी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर माजरा क्या है चाइना और अमेरिका। और अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिलाल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आ रही है जी। बिलाल साहब, मुझे ये बताएगा कि अमेरिका और चाइना एक बार फिर आमने सामने है। रिवायत के मुताबिक साल में एक बार इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता ही है, लेकिन पहला क्वेश्चन सर मेरा ये है, ये सिर्फ नाजरीन के लिए है कि ऐसा क्यों है कि अमेरिका ही हमेशा शुरुआत करता है, चाइना हर उस जगह से दूर जाता है जहां पर तनाज़ा हो, लेकिन अमेरिका हर जगह पर चाइना को अटैक करता है, चाइना पर बयानबाजी करता है। इसके पीछे वजूहात क्या हो सकते हैं कि अमेरिका के हमेशा रडार में चाइना ही रहता है? जी, मेरे ख्याल में कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से उनको मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। बिलाल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, टेक्निकल थोड़े इश्यूज भी हैं। दोबारा वो हमारे साथ अभी मौजूद है वीडियो लिंक पर। इफ्तिखार साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रही है। इफ्तिखार साहब, मुझे बताइए, मेरे एक कहेंगे कि मासूमाना सा सवाल है कि चाइना हमेशा पहले अटैक का शिकार होता है अमेरिका के, यानी कि हमेशा अमेरिका शुरुआत करता है, चाइना हमेशा उस जगह से दूर भागता है जहां पर तनाज़ात हो, सुकून में, पीस में रहना चाहता है। लेकिन अमेरिका की ये जो रिवायत है कि हमेशा उसके रडार पर चाइना ही रहता है, इसके पीछे क्या वजूहात है? देखिए जी, कोरोना आया है, कोरोना के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ एक इकॉनमी है जो पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रही है, और आप जानते हैं कि वो चाइना है। उसके बाद जब ये बीमारी शुरू हुई, आपको पता चाइना ने भी बहुत सफर किया, लेकिन जब ये बाकी ममालिक के अंदर फैली तो अमेरिका को चाहिए था वो सबसे बड़ी इकॉनमी आता मदद करने के लिए, लेकिन हमने देखा वो तो नहीं आया। लेकिन चाइनीज ने हार्डशिप के बावजूद अपना एक्सपीरियंस पूरी दुनिया के साथ शेयर किया। इटली से लेके साउथ अमेरिका तक जितने ममालिक हैं वहाँ पे मास्क जो गए, जो जरूरी अद्वियात भेजी गई, वो चाइना ने एड के तौर पे, तोहफे के तौर पे, मदद के तौर पे भेजी। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, आप जानते हैं कि पहले जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी इकोनॉमी की, वर्ल्ड इकोनॉमी सारी वेस्ट की तरफ थी, लेकिन सन 2000 के बाद से हमने देखा कि वो सारी इकोनॉमी जो है दुनिया की, वो फार ईस्ट की तरफ आनी शुरू हो। तो अब अमेरिका को ये नजर आ रहा है कि जिस तरीके से वो डिक्लाइन पे है और चाइना ऊपर जा रहा है। अच्छा, फिर मैं मजे की बात बताऊं, अभी आपने भी बल्कि जिक्र किया कि हर चीज के ऊपर जो है अमेरिका की कोशिश होती है कि वो इंस्टिगेट करे कि कोई सख्त कदम उठाए। चाइना कदम नहीं उठाता। अभी रिसेंटली जो दोबारा इनकी जो वो बर्फ पिघलनी शुरू हुई है, आज से 1.5-2 महीने पहले जब इनका जो है दोबारा ट्रेड डील के बारे में एक मफाहमत हुई है, तो उसके पीछे आपको जान के हैरत होगी कि कोई चाइना की तरफ से ईगरनेस नहीं थी। ये अमेरिका की जो डेयरी और फार्मिंग सेक्टर है उनका प्रेशर था कि भाई अगर चाइना हमसे चीजें नहीं खरीदेगा तो कौन खरीदेगा। तो ट्रंप साहब को उस प्रेशर में ये बात जो है आनी पड़ी। अभी भी आप देख लें तालिबान कहते ताइवान के जरिए जो है प्रेशर डलवाने की कोशिश कर रहा है। कभी कहीं से करता है, कभी कहता है जी हम एशियन नेटो बना लेंगे, कभी क्वाड को पता नहीं क्या बना लेंगे। लेकिन चाइना की तरफ अगर आप देखें तो उसे ठंड पड़ी है, उसे पता है कि अपनी कैपेबिलिटीज का भी पता है और ये भी पता है कि मैंने दुनिया की बड़ी पावर बनना है, इसलिए वो किसी किस्म की इनकी इंस्टिगेशन के अंदर नहीं आ रहा। तो यही आज जो झड़प हुई है उसमें भी आप देख लें, साफ जाहिर है कि इंस्टिगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन चाइना की तरफ से बहुत ही मैच्योर और सुलझे हुए तरीके से जवाब आया, जो मेरे ख्याल में दुनिया सब कुछ देख रही है और दुनिया भी जानती है कि अमेरिका की तरफ से इतना रवैया जो है जारहाना रवैया अपनाना और चाइना की तरफ से तहम्मुल का जो है सबूत देना क्या बता रहा है कि जो नेक्स्ट सुपर पावर है वो कौन है, दुनिया के ऊपर सबसे ज्यादा ऊपर पावर किसे हासिल हो चुकी
की है, तो वो तो मेरे ख्याल में रवैये ही सब कुछ जाहिर कर रहे हैं। दूसरी बात ये इलेक्शन भी सर पे आ गया है, बिल्कुल ट्रम्प साहब के पास है क्या, अंदर तो वो कुछ नहीं कर सके, उल्टा खाना जंगी की तरफ ले आए। अपने मुल्क को कालों के साथ जो कुछ हो रहा है आपके सामने ही है, इकॉनमी जो है वो खराब हो रही है, कोरोना हाथ से निकल चुका है, और इसी तरीके से उन्होंने अपने आप को संभालने के लिए एक तो ये किया है कि चलें जी अरबों से बनवा रहे हैं इसराइल को, उधर जो है ईरान के साथ नया समझौता करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा तो उसे भी आंखें दिखा रहे हैं। इसी तरह चाइना का हवाई, यानी कि ये वो हवे जिनको वो खुद चाहते हैं कि किसी तरीके से सॉल्व करके जो है ना मैं इलेक्शन जीत सकूं, जो कि इस दफा बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। और जो बाइडेन जो है वो ऐसे लग रहा है कि इस दफा जो हुकूमत आएगी वो जो बाइडेन की आएगी, अगर कोई बहुत बड़ी बात ना हो गई जिसको ट्रम्प जो है फाइट कर जाए। जी सर, जो बाइडेन की बात आपने की, ओबामा के दौर में वो वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और काफी ज्यादा लोगों में फेमस भी है और लोगों की भी ख्वाहिश है कि वो आए। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि अमेरिका इंतखाबात जो है वो भी कुछ धांधली ज़्यादा नजर आ रही, क्योंकि 2016 के इलेक्शन में भी हिलरी क्लिंटन की ही 90% चांसेस थे और अचानक जो है वो छुपे रुस्तम की तरह ट्रम्प सदर बन गए। तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका अपनी पॉलिसीज को बरकरार रखते हुए उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है 8 साल देगी ट्रम्प को? देखें जी, अब दो चीजें हैं, एस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, लॉबिंग होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो फंडिंग करती हैं आप जानते हैं, और फिर कहीं जाके उनके निजाम के अंदर जो है ना आगे चलता है। तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उन्होंने हथियार बेचने होते हैं, जंगें चाहिए होती हैं उन्हें। तो एक चीज तो इस वक्त जो ट्रम्प के जा रही है, जो बहरीन और यूएई और ओमान जो तस्लीम कर गए हैं, क्या नाम है इसको, इसराइल को। दूसरी तरफ ईरान के साथ जो है एक्सपेक्ट है कि शायद इलेक्शन से पहले कुछ छेड़खानी ये करे। ईरान ने साफ कह दिया जो चीजें निगोशिएट कर चुके हैं उनके ऊपर दोबारा निगोशिएशन नहीं हो सकती। तो वहां से तो जो आप कहते हैं ना साफ जवाब मिल चुका है। अब चाइना की साइड पे वो चाह रहे हैं कोई ऐसा एक्ट हो जिसके ऊपर हम जो है ना देखें, सियासत इनसिक्योरिटीज पैदा की जाती हैं और फिर उन इनसिक्योरिटीज से निकलने का रास्ता बता के ही जाता है कि अब यही सिचुएशन वहां पे वो चाह रहा है। तो चाइना की तरफ से तो मेरे ख्याल में कोई खास इनको चीज नहीं मिलने वाली है, लेकिन आप मिडिल ईस्ट की तरफ देखें, कोई बड़ा वाकया हो सकता है जिसकी वजह से ट्रम्प को बहुत बड़ा फायदा हो जाए। अच्छा, बिलाल साहब ये बताएगा कि WHO को भी काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया ट्रम्प ने, और उसने कहा है कि चाइना और WHO जो है उनकी मिली भगत से जो है कोरोना के बारे में गलत अफवाहें फैलाई गई और उसकी सारी फंडिंग होती भी चाइना से है WHO को। तो अगर हम ट्रम्प को यह याद दिलाएं कि UN की भी 70% फंडिंग अमेरिका से होती है, जिसकी वजह से तमाम मुसलमान मुल्कों की करारदादें और सारी चीजें रुकी हुई हैं, कश्मीर, फलस्तीन, ये सारी चीजें, तो ट्रम्प को बताने वाला कोई नहीं है या वो जानबूझ के ऐसे बयानात देता है? भाई बात ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मानना तो पड़ेगा ना कि इस वक्त जो है दुनिया के अंदर ग्लोबल रीच किसी के पास है तो वो अमेरिका के पास है, चाहे चाइना उसके करीब करीब आ गया है, लेकिन ग्लोबल रीच जो है वो तो अभी भी अमेरिकन के कंट्रोल में है। उनकी फोर्सेस आप शुरू हो जाए, सेंटकॉम से शुरू हो जाए, एफकॉम, यूरोकॉम, आपके फिर ये आपकी पैसिफिक के अंदर उनकी है, तो उनकी तो आप सिर्फ रीच ही देख लें, उनके बेसिस का ही देख लें तो उनके मुकाबले का कोई नहीं है। फिर उनकी जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं, जिस तरीके से उनका इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया के अंदर, तो आपको मानना तो पड़ेगा कि इस वक्त भी चाइना चाहे बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, लेकिन अमेरिका अभी भी जो है लीड तो कर रहा है तमाम चीज़ों के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर। तो लेकिन इसी जो लीडरशिप की जो उसकी ख्वाहिश है पैक्स अमेरिकाना है, उसी में उसे ये नज़र आ रहा है कि ये पैक्स अमेरिकाना को कहीं पैक्स चाइना ना खराब कर दे, क्योंकि चाइना भी सॉफ्ट पावर को जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है ना, तो वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है पूरी दुनिया में, और उस तरीके से अमेरिका नहीं कर पा रहा है। इसीलिए कहीं पर किसी को धमकी देता है, किसी को धौंस देता है। जिस तरीके से फिलिपाइन जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था कि चाइना के साथ की दोस्ती हो जाए, लेकिन फिर फिलिपाइन को आखिर के अंदर घुटने टेकने पड़े, क्योंकि अपनी सिक्योरिटी जो है वो अमेरिका की, आपको पता है कि कॉलोनी रहा, अमेरिका से वो आज़ाद हुआ है, तो वो बेचारों को जो है अमेरिका के साथ मिलना पड़ा। तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें तदब्बर के साथ जिस तरीके से चाइना चल रहा है, मेरे ख्याल में वही चाइना के लिए बेहतर है कि हर कदम फूक के किसी की शय के ऊपर आके जंग नहीं वो कर रहा, किसी किस्म की पाबंदियां नहीं लगा रहा, बल्कि बहुत ही डिप्लोमेटिकली और वाइजली जो है वो चीज़ों को एड्रेस कर रहा। अच्छा सर, ये सवाल मेरा जब से मोदी की स्पीच देखी है, नरेंद्र मोदी की आज की,
तो एक सवाल मेरे जहन में जाग रहा है, मैं कहा आपसे पूछ लूं, शायद कंट्रोवर्शियल हो, शायद उसके ऊपर लोग मुझे बुरा भला भी कहें, लेकिन मैंने जहां तक नोट किया है, कहीं भी किसी भी तकरीर में कश्मीर की बात बगैर पाकिस्तान के किसी ने नहीं की। लद्दाख में चाइना और इंडिया अभी तक एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उसकी बात ना इंडिया ने की ना चाइना की। अमेरिका ने भी बिल्कुल परवाह नहीं की उसकी। पाकिस्तान जिस तरह से कल अपनी सारी चीजें वहां पर रख आया है कि जी ये टेररिज्म है, इंडिया है, कश्मीर है, फलस्तीन है, ये चीज है, आज इंडिया ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने बात की कि जनरल असेंबली का परमानेंट मेंबर हमें वीटो पावर क्यों नहीं मिला, हमें क्यों अभी तक, उन्होंने वो बात की जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आप इसके पीछे इंडिया का क्या मोटिव देख रहे हैं, क्या ऐसा कि उन्होंने पाकिस्तान के स्पीच का एक जवाब तो क्या नाम तक नहीं लिया। वो कहते हैं ना बिल्ली को चिचड़ों के ख्वाब। हाँ। मोदी क्या बोलता, पाकिस्तान पर टेररिज्म का इल्जाम लगाता। अपने मुल्क में क्या हो रहा है, एक वजीर आजम अपने नाक के नीचे अपने लोगों के जरिए भी जो दिल्ली के अंदर हुआ है इस साल के शुरू के अंदर, सबको पता है, तो किस मुंह से पाकिस्तान पे कोई इल्जाम लगाता। कश्मीर का नाम वो कैसे लेता कि कश्मीर का नाम मुंह से ले लेता तो पूरी दुनिया के अंदर, अभी परसों जो है गए हुए थे सफारतकार, आगे मिलिट्री अटैचेस गए हुए थे देखने के लिए जो कुछ हुआ है वो क्या देता। ये दूसरी बात जो आपने कहा, यूएन का परमानेंट मेंबर, वो बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब आ रहे हैं भाई। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके इलाके में अपने हमसायों के साथ अच्छे हों। मुझे एक हमसाया बता दें स्वाय मालदीव के, अगर आप उसे कोई बड़ा मुल्क समझते हैं तो, जो इस वक्त इंडिया के साथ चलने के लिए तैयार हो। नेपाल के साथ बॉर्डर इशू, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ बॉर्डर इशू, श्रीलंका, भूटान के साथ, श्रीलंका के साथ। तो बेसिकली आज शर्मिंदगी बचाइए। अगर मोदी साहब कुछ सोच लेते, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर लेते, तो शायद वो आज तकरीर ही ना करते। लेकिन सर इंडिया की जो मैं कहूंगा कि आज एक नाकाम उनकी सरकार में नाकाम इसलिए करार दूंगा कि इंडिया की जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो यहां से साबित हो गई है कि फेकनेस की, कि उनकी तकरीर भी रिकॉर्डेड थी, लाइव तकरीर करने की हिम्मत नहीं हुई उनमें। ठीक है, वो तो कोई नहीं, वो तो आपको पता है कोरोना की वजह से ये जब टाइम मिला आपने कर दिया, वो तो इसमें कोई चीज उसको नहीं कहेंगे। कल हमारे भी प्राइम मिनिस्टर की गालिबन जो है वो रिकॉर्डेड ही थी, क्योंकि मसरूफ हैं, स्केड्यूल्स हैं। तो नाकाम तकरीर तो ये थी, वो इस वजह से थी, देखें कोरोना के अंदर 80-80 हजार बंदा एक दिन प्लस जो है वो एक दिन में निकल रहा है। आपकी इकोनॉमी जो है वो माइनस के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। कश्मीर के अंदर आपसे कुछ कंट्रोल नहीं आ रहा, इतने यानी कि इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट की वजह के बावजूद आपसे कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। लद्दाख के अंदर ये हालत हो गई है कि और 2 महीने के बाद पीएलए मारे ना मारे, वेदर के हाथों इनके इतने बंदे मर जाएंगे कि बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनकी बेस और एरिया ऑफ ऑपरेशन के दरमियान 80 किलोमीटर का फासला है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। और -20 से -40 के दरमियान जब वहाँ का टेम्परेचर जाएगा तो वहां पे तो भाई ना खाने को दिल जाएगा। आपने बंदूक को हाथ तक उंगली लग गई, आपकी चिपक गई। इस तरह के 1001 किस्म के साइकोलॉजिकल, फिजिकल और मेंटल जो है प्रॉब्लम्स मिलेंगे। और इंडिया जानता है कि कितना बड़ा उसके साथ ब्लंडर होने वाला है। और चाइना भी बड़ी अक्लमंदी से तूल दे रहा है कि नहीं बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इनके पास बच क्या गया है? मोदी साहब बेसिकली नेहरू और गांधी के हिंदुस्तान को तबाही के दामन पे ले आए हैं और ये जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। किस तरीके से भाई आपको परमानेंट मेंबर बनाया जाए। ना आपके अपने मुल्क के अंदर अदल है, ना आप इलाके के अंदर अदल के मामला तो भैया सिंपल। सर अमेरिका जो इंडिया के कंधे पे बंदूक रख के चाइना पे चलाता रहता है, लेकिन इस बार इंडिया भी बड़ा मुहतात नजर आया है, चाइना से काफी घबराया हुआ नजर आया है। इस पर सर किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में हमें इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चाइना और अमेरिका का तनाज़ा हमारे इस इलाके में, जिसे हम एशिया कहते हैं, इस पर जो है कितना इम्पैक्ट हो सकता है हमारे इस एरिया पे, जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है और इंडिया है, और भी ज्यादा ममालिक जिससे कनेक्टेड है, रशिया है जो चाइना के साथ कनेक्टेड है, और ताजिकिस्तान है। क्या इम्पैक्ट हो सकता है जो BRI, जो कि एक सीरीज ऑफ रोड्स बन रहा है, तकरीबन 60 ममालिक तक ये रोड जाएगा, जिसमें CPEC भी है, एक तमाम ममालिक एक रोड के थ्रू जो है कनेक्ट हो रहे हैं।
क्या अमेरिका उससे डरा हुआ है? क्या अमेरिका की नज़र में वो उसकी इकोनॉमी या उसकी सुपर पावर होने की जो एक डोंग है, मेरे ख्याल में अब तो सुपर पावर रहा नहीं है अमेरिका, लेकिन वो कर सकेगा, ख़त्म कर सकेगा या नहीं? तो उस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आता है अमेरिका। लेकिन अगर दोनों में कोल्ड वार इसी तरह जारी रही, एक दूसरे पर पाबंदियां जाती रही और ये पाबंदियां कहीं बढ़ ना जाए और किसी कॉन्फ्लिक्ट तक ना आए, तो इससे हमारे इस इलाके पर कितना असर पड़ेगा, इस रीजन पर आलमी सतह पर कितनी चेंजेस आएगी, इसके लिए हमारे साथ मौजूद है टेलीफोनिक लाइन पर डॉक्टर मोहम्मद इलियास अंसारी साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर है, प्रोफेसर भी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भैया। सर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी प्लीज, अब पहले आप हल्का बोल रहे थे, अब कुछ बेहतर है। जी जी सर। सर मुझे बताइएगा कि चाइना और अमेरिका का जो नया तनाज़ा शुरू हो गया है, कोल्ड वार, एक लफ्जी जंग जो शुरू हो चुकी है दोनों के बीच में, इलेक्शन की वजूहात तो हो सकती है कि ट्रंप अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए ऐसे बयान दे रहा हो, लेकिन अगर चाइना ने इसको सीरियस लिया और दोनों पर पाबंदियां, एक दूसरे पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी, तो खित्ते पर और आलमी सतह पर कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, कोई भी बड़ी ताकत जो है वो अपने सामने किसी और को बड़े होते हुए नहीं देखना चाहती जी। तो चीन जो है, आप गौर करें, माशी तौर पर इस कदर तरक्की कर चुका है कि वो ऑलमोस्ट जो है अमेरिका के करीब पहुंच चुका है, इक्तिसादी एतबार से, माशी एतबार से। मैं मिलिट्री के लिहाज से बात नहीं कर रहा, वो भी उसकी सलाहियतें हैं, लेकिन हम इस माशी तौर पे बात कर रहे हैं। तो अब वो जाहिर है कि जब माशी तौर पे आपकी कुव्वत बढ़ जाती है तो फिर आपके मुखालिफिन की तादाद भी बढ़ जाएगी। जब आपके मुखालिफिन की तादाद बढ़ेगी तो फिर आपको डिफेंस की तरफ सोचना पड़ेगा, और फिर डिफेंस के लिए जब आप आएंगे तो फिर जाहिर है कि आपकी एक हैसियत बनेगी, और जो पहले से मौजूद एक मुल्क जिसके पास पूरी दुनिया की यूनिलैटरली मतलब यूनिपोलर एतबार से वो ताकत उसके पास मौजूद हो, वो किसी और ताकत को खड़े होते हुए देखना नहीं चाहते। तो सिंपल सी बात यह है कि अमेरिका ने ये वाली लड़ाई जो है कोल्ड वार की सूरत में सोवियत यूनियन के साथ 1945 के बाद से लड़ना शुरू की, और वो 1991 के एंड तक, जब तक सोवियत यूनियन का इख्तिताम नहीं हुआ, वो शिकस्त और एक शिकार होकर 15 मुल्कों में तकसीम नहीं हुआ, उसकी वो कोल्ड वार या सर्द जंग जो है वो जारी रही। सो बेतहाशा वसाइल अमेरिका ने लगाए। तो अमेरिका बहुत पहले से ही इस चीज से बाखबर है कि चाइना एक वक्त आ रहा है कि वो तरक्की करेगा, और वो माशी तौर पे इसको चैलेंज करेगा अमेरिका को, और उसके नतीजे में बाद में मिलिटरीली भी शायद वो उसको चैलेंज करे। तो वो उस थ्रेट को बहुत पहले से ले रहे थे, और वो थ्रेट उनके बिल्कुल सामने आ चुकी है। और जहाँ तक ताल्लुक है इक़्तिसादी पाबंदियाँ, जो ये दोनों ममालिक जो एक दूसरे के खिलाफ पाबंदियाँ लगा रहे हैं, अमेरिका और चीन, तो इन पाबंदियों का अगर हम गौर करें तो दोनों के मफादात एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं। तो ऐन मुमकिन है कि अमेरिका मजीद कुछ पाबंदियां लगा दे, और बहुत बड़ा पार्टनर है वो बिजनेस के लिहाज से चीन के साथ। तो लेकिन ये एक हकीकत है कि दुनिया में जितनी सस्ती चीजें चीन बना कर दे रहा है, वो दुनिया का कोई और मुल्क उस कीमत के ऊपर जो है किसी को फराहम नहीं कर सकता। यही वो चीन की मईशत का राज है जो उसको एक तकवीत पहुंचाता है। फिर चीन की अपनी आबादी को तकरीबन 1.5 अरब के लगभग है, और उसको उसकी अपनी एक मार्केट इतनी बड़ी है कि वो खुद उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। दुनिया के और बहुत सारे मुल्क हैं जिनके अपने मफादात हैं, उनके लिए जो चीन है वो एक बहुत बड़ी मार्केट भी है एक लिहाज से। तो इस तरह से किसी भी मुल्क के लिए चीन को नजरअंदाज करना, ना कि उसका ताल्लुक ही खत्म हो जाए, किसी किस्म की ट्रेड ना कर सके, तो ये तकरीबन नामुमकिन होगा। सही। इलियास साहब ये भी बताइए कि अगर कहा जाता है कि अमेरिका जो BRI है और जो CPEC है जो कि 60 ममालिक को कनेक्ट कर रही है, रोड जो उनका प्लान है चाइना का, उससे काफी ज्यादा परेशान है अमेरिका। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो पाकिस्तान और हमारा जो खित्ता है एशिया, पाकिस्तान किसकी साइड लेगा? क्योंकि चाइना हमारे बेहतरीन दोस्त है, अमेरिका के साथ हमारे एक अलग रिलेशंस हैं, उनके साथ हमारे और टर्म्स हैं, तो पाकिस्तान डेफिनेटली चाइना का साथ देगा। लेकिन इंडिया जो कि हमारा एक अज़ली दुश्मन है, वो और इंडिया जिगरी दोस्त हैं, मतलब अमेरिका और इंडिया। तो इस सिचुएशन में जिस तरह लद्दाख के ऊपर पाकिस्तान ने क्लियरली चाइना के साथ स्टैंड किया था, अमेरिका और चाइना के बीच में पाकिस्तान कहाँ खड़ा नजर आ रहा है आपको? जी,
देखिए मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ हवालों से दुनिया में ना तब्दीलियां आती रहती हैं। जी जी। और फिर ममालिक को अपने मफादात का ख्याल रखते हुए उसके मुताबिक पॉलिसी तश्कील देना पड़ती है। एक छोटी सी मिसाल ये ले लीजिए, अमेरिका के हवाले से ये बात तो तय है कि उसने हर मरतबा हमारे साथ जो कुछ किया हम सब जानते हैं, अगर हम उसको फरामोश नहीं कर सकते। आज वो हमारे अज़दी दुश्मन भारत के साथ अगर खड़ा हुआ है तो वो नेचुरली उसके मफादात में वो वहां पे खड़ा हुआ है। तो भारत के एक दानिश्वर तबके में ये सोच मौजूद है कि अमेरिका को एक हद से ज्यादा लिफ्ट न कराओ, ये इसने वही कुछ करना है कि मफादात जो है वो हासिल करने के बाद इसने इंडिया को भी डिच करवा देना, जैसे पाकिस्तान के साथ वो बार बार करता रहा है या कई और मुल्कों के साथ करता रहा है। इस लिहाज से वहाँ लेकिन वो जो सोच है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो पावरफुल आवाज है वो उन लोगों की है कि नहीं जी हमें अमेरिका के साथ मिलके चीन का और फिर पाकिस्तान का भी सफाया कर देना चाहिए, खुदा ना खास्ता, मतलब ये उनकी सोच के मैं हवाले से बात कर रहा हूँ। तो अब हम कहाँ पे खड़े होंगे सारी सूरत हाल में, जबकि सीपैक भी चाइना का यहाँ पर मौजूद है। देखिए हमें जो जिस शदीद दबाव में हम फैक्टर्स के अंदर मौजूद है, हमें और जो मुख्तलिफ किसी जगह पर जो दबाव का सामना रहा है पिछले अरसे में, उसकी वजह बुनियादी तौर पर वो सीपैक ही तो है कि वो नहीं चाहता अमेरिका कि चीन को एक मजबूत, एक महफूज, एक इंतहाई मुख्तसर और नफा बख्श रूट मिल जाए कि जिससे उसकी जो ट्रेड है इंटरनेशनल वो ज्यादा बूस्ट हो जाए। तेल जो है उसको बिला तातुल जो है वो आराम से मिडिल ईस्ट से यहाँ पे मिलता रहे अपनी सनत को चलाने के लिए। तो सीपैक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर सीपैक की हमारे लिहाज से क्या अहमियत है, आप देख लीजिए कि वो हमारे गिलगित से लेके गवादर तक, हमारे मुल्क के शुमाल से लेके हमारे मुल्क के जनूब तक जो है, तो पूरे मुल्क में हर जगह से गुजर के उसने गवादर तक पहुंचना है। तो हमारे लिए तो वो पूरे मुल्क को कवर कर रहा है। बिल्कुल। चीन के लिए बिलाशुबा वो एक जियोग्राफिकली छोटा है, लेकिन अगर उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखें, आप उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखें, तो वो उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि इतने मुख्तसर रास्ते में चीन के लिए जो फवायद हैं वो बहुत ज्यादा है। सो अमेरिका हम पे दबाव डालता रहा है। आप देख लीजिए कि उनके नायब जो वजीर खारजा जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो साउथ एशिया के लिए, उनकी बयान पिछले दिनों में भी उन्होंने दिए, और उसके ऊपर चीन की पाकिस्तान में जो एम्बेसी है उसका रद्दअमल भी आपने देखा होगा कि वो पाकिस्तान को डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, इंतशार भी पैदा करते हैं, कंफ्यूजन भी पैदा करते हैं। और ये एक जनरली प्रोपेगेंडा भी किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना की एक कॉलोनी बन जाएगा। जिस तरह से माजी में हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया था, कुछ ऐसी कैफियत ये कर लेगा। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका ने तो पिछले 40 साल से हमें कॉलोनी बनाया हुआ है ना, हमें कल्चरल अपनी कॉलोनी बनाया हुआ है, हमें उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कॉलोनी बनाया हुआ है, उन्होंने हमें हर तरह से कॉलोनी बनाया हुआ है। तो पहले हम उससे निजात तो हासिल कर लें, जो दूसरी हमें वो डरा रहे हैं कि आपको चाइना कॉलोनाइज कर लेगा, वो तो बात की बात होगी। लेकिन उससे पहले तो हमें जो कॉलोनाइजेशन है वेस्ट की, उससे निकलने की जरूरत है। तो मुख्तसर ये कि हमारे पर शदीद दबाव बहुत पहले से है, ये रहेगा। फैटफ में भी बेसिकली हम सारे इक़दाम कर रहे हैं, इसके बावजूद जो है हमें परेशानी का में मुब्तला किया जा रहा है। तो उसकी सारी वजह बुनियादी तौर पर सीपैक ही है। ये दबाव पहले से है, इस दबाव में आइंदा भी इजाफा होगा। और आप अब देखेंगे कि फैटफ में से वो हमें इतनी जल्दी नहीं निकलने देंगे, वो हमारे लिए कोई और मुसीबत खड़ी कर देंगे। अब आप जरा गौर कीजिए कि मुल्क के अंदर जो है जैसे कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, कहीं कोई एथनिक इश्यू खड़ा हो जाता है, कहीं कोई लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम खड़ा कर दिया जाता है, कहीं पे कोई सेक्टेरियन मामला जो है वो सर उठाने लगता है, कहीं जो है अमन आमा की सूरत हाल जो है बिगड़ना शुरू हो जाती है, कहीं मुल्क का इमेज बिगाड़ने के लिए जो है मुख्तलिफ किस्म के ऐसे केसेस खड़े कर दिए जाते हैं जिससे मुल्क को बदनामी का सामना करना पड़े। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए, ये इसी वजह से हैं कि हमें मुसलसल उस दबाव में लाया जा रहा है। ये बात पे दुरुस्त है कि अगर हमारा निज़ाम इंसाफ ठीक हो, हमारे यहाँ जो है सिस्टम सही काम कर रहा है, तो इन मसाइल पे बड़े अच्छे तरीके से हम काबू पा सकते हैं। यानी यकीनन उसके लिए हम जिम्मेदार हैं कि हम खुद उस खराबी के जिम्मेदार हैं। लेकिन ये देखिए कि क्या ये खराबी सिर्फ पाकिस्तान में है, क्या ये खराबी इंडिया में नहीं है, क्या ये खराबी और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में नहीं है, क्या एथनिक इश्यूज और सेपरेटिज्म और दूसरे मसाइल जो दुनिया में और जगह पर नहीं है, क्या रेप के मसाइल और इस तरीके से जो अनएम्प्लॉयमेंट है और क्राइम रेट है वो और मुल्कों में नहीं है, वेस्ट के अंदर नहीं है, या खवातीन के साथ वायलेंस दुनिया के वेस्ट में उनकी रेशो ज्यादा है, बल्कि वेस्ट में हमारे रेशो ज्यादा है। क्यों ये उसकी वजह ये है कि बेसिकली में टारगेट किया जा रहा है, और सीपैक भी उसकी एक वजह है। सही।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया इलियास अंसारी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। इलियास अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, और इन बातों से मुझे भी याद आ गया कि इंटरनेशनल इश्यूज में हम लोग भी थोड़े से मसरूफ हो गए, लेकिन सानिया साहिवाल, सानिया फैसलाबाद, उसके बाद सानिया कराची और अब मोटरवे जो सानिया था वो, फिर छोटे छोटे और बच्चों के साथ ज्यादती केस, उस पर काफ़ी खामोशी हो गई है। क्या बना उस केस का, या क्या बनेगा उसका, कहाँ है अभी तक उसके मरकजी मुलजिम आबिद, इसके हवाले से थोड़ी सी खामोशी हो गई है। 2 हफ्तों तक सबने उठाया, सबने काफ़ी ज़्यादा चीखा चिल्लाया, सिविल सोसाइटीज़ ने बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किए, लेकिन नतीजा क्या निकला इसके बारे में ज़रूर एक शो अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब इस माशरे को सुधारना है और JNN का भी इसमें ज़रूर एक किरदार होना चाहिए। और हम इस JNN के स्क्रीन के थ्रू अपने कंटेंट के थ्रू और अपने गेस्ट के थ्रू जो है कुछ इश्यूज को मरने नहीं देंगे, और अगर हमारी वजह से कोई पॉजिटिव चेंज आती है रिवायात में कि किसी इवेंट को जो गायब कर दिया जाता है, फिर आ जाता है, फिर गायब हो जाता है, उसका एक जो उस पर नज़र है दलीलों के साथ, वो जो है आप तक पहुंचाते रहे। इसके अलावा जनाब जो टिकटॉक पर पाबंदी की बात मैंने की अमेरिका ने, तो इंडिया ने भी यही किया था कि लद्दाख पे जब हमला हुआ तो उनसे और कुछ नहीं हुआ, उन्होंने चाइनीज ऐप ब्लॉक कर दिए। अब इंडिया भी मेरे ख्याल में अमेरिका को सिखा रहे हैं कि यार आप लोग इनके चाइनीज ऐप जो है ना वो ब्लॉक करवा दो, लेकिन टिकटॉक अमेरिका में सबसे ज्यादा चल रहा है और उसका भी नशा जो है लोगों को आ गया। अब तो पाकिस्तान में भी टिकटॉक बैन होने की आज वज़ीर आज़म साहब ने ख्वाहिश जो है उसका इजहार किया। मेरी उम्मीद है कि वो ख्वाहिश जो है जरा पूरी भी हो जाए। इमरान खान साहब की कोई पहली ख्वाहिश है जो शायद मैं चाहता हूँ कि वो पूरी हो जाए, क्योंकि टिकटॉक जो एप्लीकेशन है वो इस वक्त मेरे ख्याल में यूथ की तबाही का सबसे बड़ा मरकज जो है वो बना हुआ है। फिलहाल जो है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आपसे इजाजत चाहूंगा इस नोट के साथ कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। कल दोबारा मुलाकात होगी JNN की स्क्रीन पर इसी टाइम। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। औरत मरकज़े निगाह बनना चाहती है, लेकिन घूरे जाने पर एतराज भी है। अगर तुम्हारी शिकायत करते हुए कोई अल्लाह के सामने रो पड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या कभी सोचा है?